मोदी कटी पतंग है, पता उसे के रास्ता अभी तो थोड़ा तंग है। ये जो 3 एन्स है ना, ये हमारी सरकार चलाएंगे। एन फॉर नरेंद्र मोदी, एन फॉर नीतीश जी, एन फॉर नायडू जी। लेकिन अगर 400 पार की बात ये करते हैं और प्रधानमंत्री चाहते हैं कि भैया मेरी लग्जरी बनी रहे, तो लग्जरी टैक्स भी देना पड़ेगा। और जो लग्जरी टैक्स है वो 28% होता है। तो 400 पे 28% लगा दो तो 288 बन जाता है। मोदी जी तो कहते थे और चुनाव में कहते रहे कि डबल इंजन की सरकार। तो मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ कि आपका तो सिंगल इंजन ही था। मेरी राय से उनका मतलब ये है, मोदी की हार और मतदाता की जीत। मुझे याद है कि जब इलेक्शन से पहले लोग कहते थे टीना फैक्टर, देयर इज़ नो अल्टरनेटिव, तो वो टीना टीफा बन गया, देयर इज़ अ फेडरल अल्टरनेटिव। आप देख रहे हो, देयर इज़ अ फेडरल अल्टरनेटिव। मोदी कटी पतंग है, मोदी कटी पतंग है, पता उसे के रास्ता अभी तो थोड़ा तंग है। ये जो 3 एन्स है ना, ये हमारी सरकार चलाएंगे, ऐसा लग रहा है। एन फॉर नरेंद्र मोदी, एन फॉर नीतीश जी, एन फॉर नायडू जी। लेकिन अगर 400 पार की बात ये करते हैं और प्रधानमंत्री चाहते हैं कि भैया मेरी लग्जरी बनी रहे, तो लग्जरी टैक्स भी देना पड़ेगा। वो जो लग्जरी टैक्स है वो 28% होता है। तो 400 पे 28% लगा दो तो 288 बन जाती है। बन गए ना। अब मोदी जी तो कहते थे और चुनाव में कहते रहे कि डबल इंजन की सरकार। और मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि आपका तो सिंगल इंजन ही रहा, आप डबल इंजन की कैसे बात कर सकते हैं जब इंजन ही सिंगल नहीं रहा। दिस इज वाई आई से दिस इज ए डिफाइनिंग मोमेंट in the history of electoral politics in India. And it is my prediction, and you mark it, henceforth, in every Lok Sabha election in this country, there will be a coalition government. India as a republic is a coalition. If the center thinks that it can run a government on its own free will without taking into confidence the states and the federating units of this country, it's the end of that era. For the simple reason, the vast population of this country, 140 करोड़ लोगों को आप दिल्ली से उनकी आकांक्षाएं पूरा नहीं कर सकते। इसीलिए मैं कहता हूं कि द टीना हैज टर्न्ड इनटू अ टीफा। देयर इज ए फेडरल ऑल्टरनेटिव, एंड द फेडरल ऑल्टरनेटिव इज रिफ्लेक्टेड इन द इंडिया अलायंस. Because for the first time in the history of electoral politics in this country, a national party, and I must give credit to that national party, decided to work with the federal units of this country. And you see the result. इस देश में ऐसा लगता था पिछले 10 साल में कि मोदी जी जो कहते हैं वो होगा, लेकिन जनता ने जवाब दे दिया
कि मोदी जी आप जो भी कहते रहें, हमारी आकांक्षाएं अगर पूरी नहीं करोगे तो आप जीत नहीं पाओगे। दिस इज द बिग लेसन दैट मोदी जी शुड लर्न। ये तो पहली बात। मैं नीतीश जी और नायडू जी, आई एम अ ग्रेट व्हाट शुड आई से वोटरी, क्योंकि उन्होंने हमेशा फेडरल स्ट्रक्चर को कायम रखा। बहुत बड़ी बात है। अगर आप नायडू जी का बयान सुन लीजिए कुछ साल पहले, उन्होंने क्या कहा था कि तानाशाही की सरकार नहीं चल सकती, और विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट्स ये जो ईडी कर रही है, ये जो सीबीआई कर रही है, ये मंजूर नहीं है। So I salute them for upholding, and I hope and I am sure that they will uphold, if at all they join this government. I don't know, that's something time will tell. That they will uphold the values that they stood by when they were chief ministers. ये तो बात मैंने कह दी। अब दूसरी बात, दिस हैज बीन द मोस्ट अनइक्वल इलेक्शन इन द हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री। असामान्य चुनाव हुआ, मतलब कि किसी के पास तो कुछ भी नहीं था और मोदी जी के पास सब कुछ था। धन, पैसा, करप्ट मोटिव्स, एमएलएज खरीद लेना। कैसे खरीदे गए ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। जिनको इन्होंने कहा कि 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, उन्होंने उनको मुख्यमंत्री बना दिया। कुछ लोगों को एनसीपी को तोड़ के, कुछ लोगों को उनके खिलाफ भी ऐसे ही 70,000 करोड़ की बात की थी। मेरे ख्याल दूसरे की बात नहीं है, इनके एनसीपी की थी। तो मैसिव करप्शन, मैसिव मनी, ठीक है। उसके साथ क्या, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो मैं आज भी कहता हूं लापता था, इस चुनाव में लापता था, वो भी इनके एजेंट बन गए। और जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके बारे में मैं कुछ कहूंगा आगे। इलेक्शन कमीशन एजेंट बन गए, ईडी एजेंट बन गए, जो खिलाफ बोलता था पीएमएलए लगा दो, बच्चों के खिलाफ यूएपीए लगा दो। सीबीआई इनकी एजेंट बन गई, टैक्स अथॉरिटीज इनकी एजेंट बन गई। पार्लियामेंट में हम लोगों को बोलने नहीं देते थे। कानून पास करते थे एज मनी बिल्स, जो मनी बिल थे ही नहीं। फिनेंस एक्ट में पास करते थे ताकि राज्यसभा में वोटिंग नहीं हो। गवर्नर इनके एजेंट हो गए, कोर्ट्स इनके पक्ष में फैसले देने लगे। और जिन प्रदेशों में इनको खतरा था, बाकी भी इन्होंने कोशिश की और अभी भी कर रहे हैं। 2 प्रदेशों के चीफ मिनिस्टर चुनाव के बीच जेल में थे। 7 सीटें तभी दिल्ली में आई। आप चीफ मिनिस्टर को जेल में रखोगे, सिसोदिया को जेल में रखोगे, जैन को जेल में रखोगे, और आप बाकी लोगों को नोटिस देके कि तुम्हें भी जेल भिजवा देंगे।
झूठी बयानबाजी करोगे, हेमंत सोरेन जिसके खिलाफ रत्ती भर भी एविडेंस नहीं है, उसको आपने जेल में बंद कर दिया ताकि वो चुनाव में हिस्सा ना ले सके, फिर भी उसकी 3 सीटें आई। गिनी चुने सरकारें गिरा दो, 10th शेड्यूल का दुरुपयोग करो। तो ये तो था मोदी जी के पास, और विपक्ष के पास को क्या था? कुछ भी नहीं। आप सोचिए, हिंदुस्तान की किसी भी इलेक्शन में कभी ऐसा हुआ? फिर भी मोदी जी अपने बल पे 272 नहीं ला पाए। और अगर ये ना होता तो सच्चाई तो ये है कि ये 150 पे रहते, अगर ये ना होता। अब लड़ो कैसे? और अपने इलेक्शन कमीशन कहते हैं कि देखिए बड़े अच्छे तरीके से चुनाव हुआ, इनको पता है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। हम जानते हैं ग्राउंड रियलिटी क्या है। हम जानते हैं कि किस तरह से लोगों के इलेक्टर्स के नाम काटे गए, किस तरह से बूथ में। आप कहते हो ना कि पहले जब ये बैलेट पेपर होता तो धांधलेबाजी होती थी, तो ये मशीन से भी धांधलेबाजी हुई। वो तो आपको अभी पता चलेगा इलेक्शन कमिश्नर साहब, कुछ दिनों में आपको पता चलेगा क्या क्या हुआ। खास तौर में बिहार में क्या हुआ, बाकी जगह पे क्या हुआ। तो अगर आप इस तरह से इलेक्शन लड़ोगे तो निश्चित रूप से जिसके पास सब कुछ है वो सब कुछ पालेगा। और हमारे जो लापता इलेक्शन कमीशन है कहते हैं कि जी हम तो हमेशा, अभी देखिए इलेक्शन के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हालांकि जो ट्रेडिशन है वो ये है कि हर चरण के बाद इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, हर चरण के बाद। ये ट्रेडिशन है इलेक्शन कमीशन की। उन्होंने आखिर में जाकर इलेक्शन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो कहते हैं कि सब हमने बता रखा था। कैसे बता रखा था? कि आप कैलकुलेट कीजिए। अरे भैया, आपके पास फिगर्स हैं, आप क्यों नहीं बताते? और कहते हैं कि हमने सामान्य तरीके से दोनों बड़े लीडर्स के बारे में कुछ नोटिस नहीं दिया, जान के नहीं दिया, क्योंकि दोनों बड़ी पार्टी के लीडर हैं। अरे भाई, तुलना तो करो, वो क्या कहते थे तो ये क्या कहते थे। इन पार्टी के लीडर तो साफ मतलब के नफरत के बयान देते थे। वो तो लायबल हैं, आपने रोका नहीं। मैं तो समझता हूं कि चुनाव के दौरान या चुनाव से पहले कोई भी ऐसी सिचुएशन पैदा नहीं होनी चाहिए जहां धर्म का दुरुपयोग हो। और अगर कोई भी लीडर किसी भी पार्टी का ये कहता है कि मैं साधना करने जा रहा हूं, और चुनाव हो रहा है और इलेक्शन कमीशन रोक नहीं रही, अरे किस बात की साधना? देखिए, आप टेलीविजन चैनल्स को बताइए कि मत दिखाइए, आप छोड़िए, उनको करने दो साधना। लेकिन आप टेलीविजन चैनल्स को तो बता सकते थे कि आप इसको मत दिखाइए, हम रोक लगाते हैं। तो साधना वैसे ही बंद हो जाती, क्योंकि मकसद ही ये था। और वहां कहते हैं कि हमें इसलिए जो 2 बड़े लीडर हैं उनके प्रति हमने कोई नोटिस नहीं भेजा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि हेमंता विश्वास के खिलाफ क्यों नहीं आपने नोटिस दिया? उसने तो कहा था ना कि राम भक्त वर्सेस राम विरोधी, कहा था ना, तो नोटिस क्यों नहीं दिया? अनुराग ठाकुर के खिलाफ नोटिस क्यों नहीं दिया? बाकी लोगों के खिलाफ नोटिस क्यों नहीं दिया? क्योंकि आप बीजेपी के एजेंट हो।
जब तक इसी तरह से चुनाव की प्रतिक्रिया चलती रहेगी तब तक चुनाव पे विश्वास लोग नहीं करेंगे। हम आज भी नहीं करते कि सही तरीके से चुनाव हुए हैं, और ये सारे देश के दलों को बैठकर निर्णय लेना चाहिए कि किस तरह से चुनाव होने चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई और सत्ता में होगा तो वो भी फ़ायदा उठाएगा। आज मोदी जी सत्ता में 10 साल में हैं तो उन्होंने फ़ायदा उठाया। हम नहीं चाहते। हम एक नागरिक, मैं एक यहाँ नागरिक के रूप से बात कर रहा हूँ, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी का में शामिल नहीं हूँ, मैं जनता की बात कर रहा हूँ। जनता यही चाहती है कि सही तरीके से चुनाव होने चाहिए। उस दिन मैंने उदाहरण दिया था कि एक महिला का कैसे उसका वोट कटा, कि बताया गया तो उसकी मृत्यु हो चुकी है, और किसी ने अर्जी देकर ये बता दिया, ये अर्जी देकर विदाउट एड्रेस, और इलेक्शन कमीशन ने उसका नाम काट दिया। और वोट डालने गई तो पता ही चला कि भाई उसकी तो मृत्यु हो चुकी है। ऐसे कई उदाहरण हैं जो सामने नहीं आते। लोग चले जाते हैं, बोले कि आपकी वोट कट गई, कौन दोबारा, कौन किसके पीछे भागे? फिर बुर्का के पीछे दिखाइए कौन है। ये किस किस्म की राजनीति है? टूटी ले जाएंगे, बैंक बैलेंस ले जाएंगे, बच्चे जो ज़्यादा पैदा करते हैं उनको दे देंगे। ये और इलेक्शन कमीशन कहती है कि नहीं हमने तो सामान्य तरीके से। किसी और ने ऐसी बात बोली? आप मानसिक रूप से लापता थे। और अब बात करते हैं आप लोगों के ओनर्स की, आपकी नहीं, क्योंकि आपकी हम इज़्ज़त करते हैं, क्योंकि आप ग्राउंड पे जो स्थिति है वो हमें बताते रहे और मीडिया चैनल्स छुपाते रहे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप के तो रिपोर्टर थे ना जो ज़मीन पे जा रहे थे, चाहे वो इंडिया टुडे हो, चाहे वो कोई भी चैनल, मेन स्ट्रीम चैनल का रिपोर्टर हो, तो बताते होंगे कि असलियत क्या है। तो आपने 400 पार का ढिंढोरा क्यों पीटा? क्या आपकी मंशा क्या थी? और आज भी आपके एंकर चला रहे हैं जैसे मोदी जी की बड़ी भारी जीत हुई है, क्योंकि वो तो हिज मास्टर्स वॉइस हैं, वो तो ऐसे कहेंगे। इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि ये एक स्कैम है। मैं मान ही नहीं सकता, और कोई भी अगर निष्पक्ष तरीके से इस बात को सोचे, कोई भी नहीं मानेगा कि हर एक मेन स्ट्रीम चैनल में सभी कह रहे थे कि 400 पार। ये तो हो नहीं सकता कि सभी लोग एक ही सोच के साथ, जब वास्तविकता बिल्कुल अलग है। किसी ने इनको बताया नहीं, इनके अपने रिपोर्टर में आके बताया होगा कि भैया वहाँ तो स्थिति अलग लगती है। और फिर रोने धोने की बात नहीं है। वो जो बेचारा इन्वेस्टर है, रो तो वो रहा है बेचारा कि लाखों करोड़ खो दिए उसने। आपने तो पैसे कमा लिए और फिर आप रोने लगे, वो तो सारी उम्र रोलेगा। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। किस तरह से आपने अपने आप को बेच दिया है। किस लिए बेचा? पैसों के लिए। इसीलिए आप पत्रकार, आप लोग मीडिया चलाते हो, पैसों के लिए चलाते हो कि खबरों के लिए चलाते हो? आप लोगों को माफी मांगनी चाहिए इस देश से कि इस धांधलेबाजी के जिम्मेदार हम हैं। ओनर्स को माफी मांगनी चाहिए। ये जो इंडस्ट्री, मीडिया, पॉलिटिकल नेक्सस है ना, जो ये देश के लोकतंत्र को बर्बाद कर देगा। और हमारा देश सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और मोदी जी ने कल अपने भाषण में कहा कि ये लोकतंत्र की जीत है। ऐसा लोकतंत्र
जिसमें सभी संस्थाएं आपके संग थी, उनकी तो हार है ना मोदी जी। आपके रंगे हुए लोकतंत्र की हार है, असल लोकतंत्र की जीत है। आइंदा में भी आपके बीच में आता रहूँगा, और जो भी सत्ता में होगा, कोई भी होगा, आपको दिखाता रहूँगा, कि बताता रहूँगा कि असली मुद्दे देश में क्या हैं। लेकिन सबसे पहले ये जो भी इन्होंने पिछले कुछ महीनों में निर्णय लिए, नई नई लेजिस्लेशन इन्होंने पारित की, सबसे दोबारा पार्लियामेंट में विचार होना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसे कानून लागू हो गए तो लोकतंत्र खतरे में हो जाएगा। ख़ास तौर पे जो क्रिमिनल लॉज जो अब तक लागू नहीं हुए, जो जुलाई पहली को लागू होंगे, उनके ऊपर रोक लगानी चाहिए। और मैं अब मुझे विश्वास है कि जो आज के दिन जेल में बैठे हुए हैं, हाँ, उनकी सुनवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। Yes. Okay. Thank you. अब हो गया यार. Such an important day after results. I have now given you all the bites. I mean, I don't think I can do anything more than this. If I start giving to everybody, then केवल दो Keep it short. केवल not more than 2 क्वेश्चन नहीं, वो वही आप चलाओगे. This will not go. Therefore, I will not give it. Actually, we need to do a single variety bite on this only, sir. मैंने बोल दिया ना. This should go on its as a whole, because if I start giving a